व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लास्ट वीडियो हमारा चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस के ऊपर था और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वो है बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस लेक्चर को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में मैंने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं और जो सेकंड पार्ट आपको लेक्चर का मिलेगा उसमें मैंने आपको टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल बताए हैं। तो आप उसे पढ़िए, समझिए, एंजॉय करिए और कोई भी डाउट हो तो मैं आपके लिए हूँ। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 से जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। एकदम साधारण भाषा में बोलूं तो प्रिंसिपल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। किसी भी प्रकार के जो नियम अप्लाई होते हैं, रूल्स अप्लाई होते हैं, वो प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। नॉर्मली प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट हम साइंस में पढ़ते हैं, है ना। साइंस में पढ़ते हैं हम। साइंस में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। फंडामेंटल ट्रूथ होने का मतलब अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत सारे रूल्स निकले, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं या साइंस प्रिंसिपल होते हैं। जब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेसिकली गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस है मतलब आपको रास्ता दिखाते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि आप क्या कर सको, सही फैसला ले सको। देखो होता क्या है कि इंसान जो है उसकी जो आइडेंटिटी या पहचान जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके फैसले कैसे होते हैं। अगर मैं बोलता हूं एक मैनेजर को सक्सेसफुल बनना है तो उसको अपने फैसले सही लेने होंगे। अगर उसकी डिसीजन मेकिंग करेक्ट होगी तभी तो ऑब्जेक्टिव अचीव करवा पाएगा और सक्सेसफुल मैनेजर बनेगा। तो डिसीजन मेकिंग सही होना जरूरी है। तो ऐसी गाइडलाइन जो बताती है कि सही फैसले क्या होते हैं उन्हें मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। अब दोनों बिल्कुल अलग हैं। अगर मैं बोलूं साइंस प्रिंसिपल तो आप इसको बोल सकते हो ये प्योर प्रिंसिपल्स हैं, प्योर प्रिंसिपल्स हैं। और अगर मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करूं तो इसको मैं स्पेसिफिकली क्या बोलूंगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलूंगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलूंगा, है ना। अब दोनों में क्या होता है, एग्जाम में डिफरेंस पूछता है तो आपको क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का ना डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे बेसिक चीजें हैं। जैसे सबसे पहले नेचर की बात करते हैं तो याद रखना कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं जिन्हें प्योर प्रिंसिपल, या और आप प्रॉपर वे में लिख दो प्योर साइंस प्रिंसिपल, ये फिक्स्ड नेचर के होते हैं, ये चेंज नहीं होते। साइंस में जो रूल बन गया वो बन गया। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं बाय नेचर। ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। देन सेकेंड थिंग, हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, अप्लाई कैसे किए जाते हैं। तो जब आप साइंस के प्रिंसिपल की बात करते हो तो इसे स्टैटिक मैनर में अप्लाई करना होता है, जो है सो है वैसे ही अप्लाई कर दो। लेकिन जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करते हो तो इसमें क्रिएटिविटी अप्लाई करना होता है। अपना दिमाग लगाओ, सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। देन हम बात करते हैं चेंज की। तो साइंस के प्रिंसिपल चेंज नहीं होते, वैसी की वैसी रहते हैं, डू नॉट चेंज। बट अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बोलोगे तो ये समय समय पर बदलते रहते हैं। तो बेटा हमको क्या करना है, इस चैप्टर में जो फोकस रखना है वो हमारा फोकस होगा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 में जो हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो दो मैनेजमेंट स्कॉलर के कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक का नाम है हेनरी फेयोल और दूसरे का नाम है F.W. टेलर, फेडरिक विल्सन टेलर। दो बड़े स्कॉलर्स हैं, मैनेजमेंट स्कॉलर्स, जिनके हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हेनरी फेयोल है उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। इस बात को आप मत भूलना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और जो F.W. टेलर है, फेडरिक विल्सन टेलर हैं, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। इस बात को आप मत भूलना। देखिए वाइवा अगर आपका होता है, अभी प्रैक्टिकल चल रहे होंगे तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए सर हेनरी फेयोल इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर F.W. टेलर, मतलब फेडरिक विल्सन टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में, फेयोल ने क्या कहा है, फेयोल के प्रिंसिपल्स क्या है, फेयोल का कंट्रीब्यूशन क्या है,
सिमिलरली टेलर ने क्या कहा है, टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है, टेलर के प्रिंसिपल्स क्या है, यही पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हेनरी फेयोल से। आपको इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि मैंने बताया इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है, मॉडर्न मैनेजमेंट कहा ही जाता है। जो हमारे हेनरी फेयोल थे स्वर्गीय हो गए हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में, ठीक है। अपने लाइफ टाइम में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री दी, माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री दी। डिग्री देने के बाद ये एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिए। 30 इयर्स उन्होंने वहां पे वर्क किया और जब 30 इयर्स के बाद इन्होंने रिटायर हुए तो अपने एक्सपीरियंस को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। तो हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि हेनरी फेयोल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मैनेजमेंट के फील्ड में। तो आप कुछ इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे कि कंट्रीब्यूशन नंबर वो है कि ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल स्किल एंड मैनेजेरियल स्किल। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर मैं कहूं एक पर्सन है, उसको वर्क बहुत अच्छा आता है, टेक्निकली बहुत साउंड है वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड मैनेजर भी बनेगा, ये जरूरी नहीं है। कई बार इंसान को काम तो बहुत अच्छा आता है पर वो चीजों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाता। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट श्री सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भाई, क्रिकेट टेक्निक उनकी बेस्ट थी, उनसे अच्छा क्रिकेटर तो मैंने आज भी नहीं देखा है, बेस्ट थी। टेक्निकल स्किल बहुत अच्छे थे, पर उन्हें जब इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया तो वर्स्ट परफॉर्मिंग कैप्टन में से एक थे, ठीक है। तो इससे आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर कोई टेक्निकली बहुत अच्छा है तो वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कर दे, जरूरी नहीं है। तो फेयोल का यही कहना था, आप पहचाने कि किसको टेक्निकली काम बहुत अच्छा आता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो चीजों को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, दोनों का क्लियर डिस्टिंक्शन रखे। हमारे स्कूल्स में भी अक्सर क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्लास कैप्टन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो भाई अच्छे मार्क्स लाना ये टेक्निकल स्किल है आपका, लेकिन एक क्लास कैप्टन बनना मैनेजमेंट स्किल है। अब दोनों में अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। तो इनका कंट्रीब्यूशन नंबर 1 यही था कि इन्होंने बोला कि आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा किसके बीच का, टेक्निकल स्किल और मैनेजमेंट स्किल के बीच का। जो टेक्निकली अच्छा है जरूरी नहीं है कि वो चीजों को मैनेज भी बहुत अच्छा कर सके। इनका पहला कंट्रीब्यूशन आप ध्यान रखिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो बेसिकली 5 चीजों से बनता है। बोलो क्या, आपको ध्यान होनी चाहिए। प्लानिंग, फिर उन्होंने बोला प्लानिंग के बाद क्या करना है हमको, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या करना है, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, एंड एट लास्ट इन्होंने बोला आप क्या करो, कंट्रोलिंग करो। तो चलिए फटाफट इसको ना दिमाग में आप बिठाइए। फेयोल कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। कहाँ इनका जन्म हुआ, फ्रांस में, कब, 1841 में। इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग करी थी, 30 साल कोल माइनिंग कंपनी में काम किया। उसके बाद इन्होंने नए नए प्रिंसिपल्स निकाले, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई टेक्निक अलग है और मैनेजमेंट अलग है, टेक्निकल स्किल अलग है, मैनेजमेंट स्किल अलग है। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ध्यान रखना। दूसरा इन्होंने बोला मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस 5 चीजों से बना। क्या क्या बना, सबसे पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और तीसरा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने मैनेजमेंट के ऐसे 14 प्रिंसिपल्स बताए जो आज भी दुनिया क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो हमें अब आगे क्या करना है बेटा, इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स पे अपना खास फोकस रखना है। प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात बता दूं,
फेयोल ने कहा है कि ये प्रिंसिपल कंपलसरी नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब आपकी चॉइस है, सिचुएशन के हिसाब से आप देख के आपको जो रूल फॉलो करना है करो, जो रूल फॉलो नहीं करना है मत करो, ऐसा फेयोल का कहना है। ये बात पूछा जाता है, याद रखना, क्या फेयोल के प्रिंसिपल कंपलसरी है कि जनरल गाइडलाइन है, तो आपका आंसर होगा दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, और इस बात को भूलना मत। बस फेयोल ने ये बोल दिया कि अगर आप भैया फॉलो करोगे तो इसके एडवांटेज होंगे, अगर आप फॉलो करोगे तो फायदा होगा, एडवांटेज होंगे, और नहीं फॉलो करोगे तो कंसीक्वेंस होंगे। कंसीक्वेंस होने का मतलब आपको गलत नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, फेयोल का ये कहना है। तो देखो ये इनडायरेक्टली तो एक तरह से क्या हुआ, आपको बोल रहे हैं कि मत फॉलो करो तो भी चलेगा, और साथ साथ ये भी बोल दे रहे हैं कि भैया अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो इसका क्या हो सकता है, इसका कंसीक्वेंस हो सकता है, गलत नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इनके 14 प्रिंसिपल्स। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा प्रिंसिपल डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा स्केलर चेन, छठवां सिक्स्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सातवां रेम्यूनरेशन। ठीक है, पहले 7 पे फोकस करो, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन। याद ना हो पाए तो एक छोटा कोड दे रहा हूं जिससे याद हो जाएगा, दादू सुर, इसको ऐसे याद करना हो जाएगा एक बार में। डी से क्या बना अपना, डिवीजन ऑफ वर्क बना, ए से क्या बना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी से क्या बना, डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस से स्केलर चेन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से रेम्यूनरेशन। अपने एग्जाम में क्या करना, रफ वर्क में लिख देना दादू सुर, फिल कर देना। आप आंख बंद करके अभी देखो आपको याद हो जाएगा। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस से स्केलर चेन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से रेम्यूनरेशन। अब ये जैसे 7 हो गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 8, 9, 10 को पढ़ेंगे, 8, 9, 10 को। ठीक है, 8, 9, 10 क्या है भाई, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इक्विटी, एस्प्रिट डी कॉर्प। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे दादू सुर हो गया तो आप इसको कर दीजिए सी एस डबल ई। एस से क्या हो रहा है अपना, एस से हो रहा है सबऑर्डिनेशन, ई से क्या हो रहा है इक्विटी, फिर ई से क्या हो रहा है एस्प्रिट डी कॉर्प। तो क्या बना अपना सेंटेंस, दादू सुर सी, ये 10 पॉइंट हो गए अपने, 10 प्रिंसिपल हो गए। फिर आप करेंगे सी एस, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अगला कोड, और लास्ट है ओई, ओ आई, ऑर्डर इनिशिएटिव, रफ वर्क में लिख देना। तो आप ना ये कोड ऐसे पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा, दा दू सुर सी सी एस ओई। ये बेटा 14 प्रिंसिपल याद रखने का तरीका बता रहा हूं। डी से बोलो क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, ए से बोलो क्या, अथॉरिटी, एंड क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डी से क्या, डिसिप्लिन, फिर यू से क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, दादू सुर सी सी एस ओ याद कर लो। एस से स्केलर चेन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से रेम्यूनरेशन, एस से सबऑर्डिनेशन, ई से इक्विटी, फिर ई से एस्पिरेट डी कॉर्प, सी से सेंट्रलाइजेशन, एस से स्टेबिलिटी, ओ से ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव। चलिए 2 मिनट दीजिए, आप इस सेंटेंस को लिखिए और ये 14 प्रिंसिपल आपको याद हो जाएंगे। दादू सुर, डी ए डी यू एस यू आर, सी सी एस ओ ई, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस से स्केलर चेन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से रेन्यूमरेशन। ये दादू सुर हो गया, 7 प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएंगे।
फिर सी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ई इक्विटी, ई एस्प्रिट डी कॉर्प, सी एस सी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ओ ऑर्डर, आई इनिशिएटिव। आप इस सेंटेंस को देखिए और इसको 14 प्रिंसिपल्स को ना आप डिकोड करिए, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। 14 प्रिंसिपल्स हैं फ्यूल के, जिन्हें जनरल गाइडलाइंस भी कहा गया है। उन्हें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ देते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली फ्यूल का वो प्रिंसिपल है जो कहता है कि जो होल वर्क है उसको बेसिकली क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉलर टास्क में, ताकि काम अच्छे से हो सके और किसी के ऊपर बर्डन भी ना आए। जैसे आपको इसके मैं 2 एग्जांपल देता हूं। जब हम बात करते हैं क्रिकेट मैच की, तो क्रिकेट मैच में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। अब सबको क्या किया जाता है, अपना अपना वर्क दे दिया जाता है। जैसे कुछ लोग बैट्समैन होंगे, कुछ बॉलर्स होंगे, एक कीपर होगा और फिर ऑलराउंडर और बेस्ट फील्डर्स होते हैं, राइट। सपोज करो एक पर्सन है, बोलता है 11 लोगों का काम मैं अकेला कर दूंगा। मतलब ये पर्सन बोलता है मैं ही बैटिंग भी करूंगा, मैं ही फील्डिंग भी करूंगा, मैं ही बॉलिंग भी करूंगा और मैं ही कीपिंग भी करूंगा। तो होगा ये कि अकेला ये क्रिकेट मैच खेल रहा होगा और कोई और होगा ही नहीं। तो क्या होता है कि जब भी कोई काम होता है, बेस्ट थिंग ये है कि आप उस वर्क को ना या उस काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट दो और जो जिस काम में अच्छा है उसे वो काम दे दो। लाइक जो बैटिंग में अच्छा है उसको बैटिंग दे दो, जो बॉलिंग अच्छी करता है उसको बॉल दे दो, जो कीपिंग अच्छी करता है उसको विकेट कीपर बना दो और जो फील्डिंग अच्छा करता है उसको बहुत सही पोजीशन पर स्टैंड करो, खड़ा करो। सिमिलरली और एग्जाम्पल हम टीचिंग में भी दे सकते हैं। आप खुद सोचना अपने मन से और बताना। एक टीचर है जो ये कहता है कि कॉमर्स में वो अकाउंट, इको, बीएसटी, बिजनेस स्टडीज, वो तीनों सब्जेक्ट अकेला पढ़ाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होगा? जवाब है किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर बर्डन बहुत दे दिया है। सपोज करो अगर यही का मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कि हमको 3 लोग चाहिए, एक पर्सन अकाउंट्स पढ़ा दे, एक इको पढ़ा दे और एक बिजनेस स्टडीज पढ़ा दे। तो अब जो एक पर्सन तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, अब 3 टीचर हैं जो 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वर्क बढ़ गया है और इससे बेटर वर्क हो क्या पाएगा और बेसिकली क्या एफिशिएंसी भी ना इंप्रूव होगी। तो क्या होता है, जैसे आप वर्क को डिवाइड करते हो तो इसके अपने कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, जिसको आप ना एडवांटेज भी बोल सकते हो। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे, तो अगर वर्क को बांट दोगे। पहला ये होगा कि स्पेशलाइजेशन आएगी, क्योंकि किसी भी पर्सन को वही काम दिया जाएगा जिसमें वो एक्सपर्ट है। सेकंड, आपकी जो एफिशिएंसी है खुद इंप्रूव होगी, क्योंकि आप ओवरबर्डन नहीं हो। आपको जो काम दिया गया आपको क्या करना है, वही काम बस करना है। अच्छा, अगर इस रूल को आप फॉलो नहीं करते हो तो फ्योल ने बोला है कि भैया फॉलो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बता दे रहा हूं इसके क्या होंगे, कंसीक्वेंस होंगे। कंसीक्वेंस मतलब गलत नतीजे होंगे। देखो, डिसएडवांटेज नहीं है, ये बात क्या है कि प्रिंसिपल को फॉलो ना करने से क्या होगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी, लैक ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। दूसरा, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रह जाएगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब हो जाएगा। आप सब कुछ करते हो पर आप कुछ भी नहीं करते हो। तो कट शॉर्ट करके बात करते हैं, फ्यूल का पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क है, जो बोलता है सारे काम को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, जो जिस चीज में अच्छा है उसको वो काम दे दो। इससे फायदा क्या होगा, एक तो पर्सन स्पेशलाइज हो जाएगा, दूसरा एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करे तो नुकसान है। नुकसान क्या है, एफिशिएंसी का कम होना और स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेटा आपको यहां पे देखो, अथॉरिटी का मतलब समझना होगा। अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, फैसला लेने की ताकत को हम अथॉरिटी बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, जो काम आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करना। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो उतनी अथॉरिटी दो, ना कम दो ना ज्यादा दो, ताकि वो अपने काम को क्या कर सके, बेहतर ढंग से निभा सके। एग्जाम्पल के तौर पे अमन जो है एक एम्प्लॉय है, मैंने उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक टारगेट दिया है कि आपको 100 पीसेस प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, किसको सौंपी है, अमन को, कि भाई तुम्हें क्या करना है, 100 पीसेस प्रोड्यूस करने हैं। बट मैंने रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी दी ही नहीं। अब ये तो बोल दिया भाई तुम सामान बनाओ, लेकिन रॉ मटेरियल कहां से आएगा, मैंने उसको तो कोई ताकत नहीं दी, कोई पैसा नहीं दिया, तो क्या अमन अपना टास्क कंप्लीट कर पाएगा? जवाब है नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है अमन अपना काम? क्योंकि मैंने उसे जिम्मेदार तो बना दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, पर 100 पीस बनाने लायक रॉ मटेरियल खरीदने की अथॉरिटी नहीं दी। तो आपको यह याद रखना है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हैं, अथॉरिटी भी आपको क्या करना होता है, उतनी ही देनी होती है। इसे इक्वालिटी कहा जाता है, एक और वर्ड में लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना इसको। इसे पैरिटी भी कहा जाता है। देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी को आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हो तो उसकी इक्विवेलेंट आपको क्या देनी होती है, आपको अथॉरिटी भी देनी होती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, कुछ कंसीक्वेंस भी हो सकते हैं यदि आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। तो पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर देते हैं। क्योंकि अथॉरिटी उतनी दी जा रही है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहां पे मिसयूज का खतरा नहीं होता। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट यह आता है कि हेल्प इन मीटिंग डेडलाइंस। आप टाइम पे डेडलाइंस को मीट कर पाते हो, क्योंकि आपको जब रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था तो उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी गई थी, तो आप डेडलाइन मीट कर पाते हो, समय पे काम खत्म कर पाते हो। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करे, भाई क्या बोल रहा है फेयोल कि भाई फॉलो करो तो अच्छा, नहीं करोगे तो कंसीक्वेंस है। तो भाई क्या कंसीक्वेंस होंगे अगर इस नियम को फॉलो नहीं करोगे? मतलब लोगों को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी होती अथॉरिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती अथॉरिटी नहीं दोगे तो सबसे पहली चीज ये होगी कि वर्क टाइम पे नहीं होगा, डिले इन वर्क, ये पहला कंसीक्वेंस है। दूसरा ये है कि अगर ज्यादा अथॉरिटी दे दिए तो अथॉरिटी का क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। तो आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, आई होप समझ आ गया होगा। आप जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके इक्विवेलेंट ही अथॉरिटी देंगे, ना उससे ज्यादा देंगे ना कम देंगे। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता था, सारे वर्क को आप क्या करो, स्मॉलर टास्क में बांट दो। आप साथ साथ पॉजिटिव इफेक्ट और कंसीक्वेंस भी क्या करते जाइए, पढ़ते जाइए। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो डिसिप्लिन पर बेस्ड है। आप सभी लोग डिसिप्लिन का मतलब मुझे लगता है जानते होंगे। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, बेसिकली फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है अगर बोला जाए तो सेट ऑफ रूल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चलाना है तो सभी लोगों को क्या करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट बनेगा। किसके बीच बनेगा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच। इस अग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशन होगी दोनों को ही क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो इससे आपको यह बात समझनी है कि ये जो डिसिप्लिन का रूल है या प्रिंसिपल है, ये सुपीरियर को भी फॉलो करना है और साथ ही साथ सबऑर्डिनेट को भी फॉलो करना है। अगर एग्जांपल दूं कि अगर ऑफिस टाइमिंग 10 बजे है, 10 AM है, तो सुपीरियर को भी 10 बजे प्रेजेंट होना होगा और सबऑर्डिनेट को भी 10 बजे प्रेजेंट होना होगा, क्योंकि रूल यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ओपन होने का टाइम या ऑफिस ओपन होने का टाइम 10 बजे है। आई होप आपको डिसिप्लिन का प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। अब अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो इसके होंगे पॉजिटिव इफेक्ट, और यदि आपने फॉलो नहीं किया तो इसके क्या होंगे, कंसीक्वेंस।
आपको सब में पॉजिटिव इफेक्ट और कंसिक्वेंस तो बहुत अच्छे से पढ़ ही देने हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रही है, सुपीरियर भी कर रहा है, सबऑर्डिनेट भी कर रहा है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाएगी। सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाएगी, काम बहुत बेहतर ढंग से होगा क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, सबको पता है किसको क्या करना है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, अगर इस रूल को फॉलो नहीं करे तो क्या होगा, अगर इस रूल को फॉलो नहीं करे तो डिसऑर्डर होगा, केओस होगा, कंफ्यूजन होगा, लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होगी, भाई डिसिप्लिन तो है नहीं, कौन क्या कर रहा है पता नहीं, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। तो चलिए रिपीट करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है, काम को बांट दो ताकि लोग स्पेशलाइज और एफिशिएंसी बढ़े। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि जब आप किसी को ऑब्लिगेशन दे रहे हो काम करने की तो उसकी इक्वल क्या दे दो, अथॉरिटी दे दो। डिसिप्लिन क्या बोलता है, एक फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए, सुपीरियर को भी सारे रूल्स फॉलो करने होंगे और सबऑर्डिनेट को ही फॉलो करने होंगे, तभी डिसिप्लिन आएगा। देन जो प्रिंसिपल आता है उसे कहा जाता है बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ये कहता है वन बॉस वन कमांड। दूसरी भाषा में बोलूं तो अ सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस ओनली, वन बॉस ओनली। और बहुत स्वाभाविक सी बात है और नियम भी एकदम सही है। क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो एक रेस्टोरेंट है, लाइक रेस्टोरेंट का नाम है तृप्ति रेस्टोरेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जांपल से सीखो सारी चीजों को। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टेबल्स लगे हुए। ठीक है, टेबल्स में लोग बैठे हैं, सारे टेबल फिल्ड अप हैं। अब क्या है भाई, इस रेस्टोरेंट में दिक्कत ये हो रही है कि भाई इतने 5 टेबल और पूरे फुल हैं, वेटर सिर्फ एक है, तो हर कोई इस वेटर को अपने पास बुला रहा होगा, हर कोई अपना ऑर्डर दे रहा होगा। तो वेटर की सिचुएशन क्या होगा, ये कंफ्यूज हो गया है, किसका ऑर्डर पूरा करे किसका ना करे। सपोज करो अगर ये बीच वाले टेबल में ऑर्डर लाके रख देता है तो बाकियों का ईगो हर्ट हो जाएगा, भाई हमने भी साथ में ऑर्डर दिया था, अभी तक हमारा ऑर्डर क्यों नहीं आया। और शायद कंफ्यूज भी हो सकता है किसी टेबल का ऑर्डर कहीं और पहुंचा दे। तो अगर 5 टेबल हैं तो सॉल्यूशन ये है कि एटलीस्ट 5 वेटर तो रखो ही रखो, हर टेबल के एक वेटर रखो ताकि एक टेबल का ऑर्डर एक वेटर दे सके और टाइम पे ऑर्डर भी क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है वो एक ही बॉस से ऑर्डर दे तो बेटर है, काम अच्छा हो जाएगा। अगर वो बहुत सारे बॉसेस से ऑर्डर देगा तो खुद भी कंफ्यूज होगा और बॉसेस के बीच भी क्या हो सकते हैं, ईगो क्लैश हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो इसके क्या है अपने पॉजिटिव इफेक्ट हैं, जैसा कि मैंने बोला। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, सबसे पहला कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता आपका एक ही बॉस है, आपको उसी से क्या देना है, ऑर्डर देना है। दूसरा, ईगो क्लैश नहीं होगा, जैसे बताया ना एक टेबल का अगर आपने पहला ला दिया तो दूसरे लोग चिढ़ जाएंगे, ईगो क्लैश नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, इसको फॉलो नहीं किया तो जैसा कि मैंने बोला कंसीक्वेंस हो सकते हैं। कंसीक्वेंस मतलब क्या, बैड रिजल्ट हो सकते हैं। तो भाई क्या कंसीक्वेंस हो सकते हैं यहाँ पर, तो एक होगा कंफ्यूजन होगा। भाई देखो जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना, कंसीक्वेंस जस्ट उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कंफ्यूजन होगा। दूसरा, ईगो क्लैशेस होंगे, एक बॉस का ऑर्डर पूरा करे दूसरे का नहीं करे तो चिढ़ जाएगा, और चिढ़ गया तो आप ही की जॉब पे खतरा है, आप खुद सोच लो, ये चीज दिक्कत दे सकती है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी यूनिटी ऑफ कमांड में। यूनिटी ऑफ कमांड के बाद जो अगला हमारा प्रिंसिपल आता है वो क्या है, वो स्केलर चेन है। अच्छा, स्केलर चेन क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो आप बेटा ये बोल सकते हैं कि ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है। स्केलर चेन लाइन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये चेन ऑफ सुपीरियर है, चेन ऑफ सुपीरियर है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक।
और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है स्केलर चेन का कि ये एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन है जो ये कहती है कि सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट कौन है, जो लोअर रैंक में है, शैल कम्युनिकेट, शैल कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर ओनली, इमीडिएट सुपीरियर ओनली। एक सबऑर्डिनेट सिर्फ अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक चेन बनाकर भी देखते हैं हम, ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लैरिटी से हमको समझ आ जाए। सपोज करो ये दो डिपार्टमेंट है, हेड जो है यहाँ पे मिस्टर ए है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब ए के नीचे लाइन ऑफ कमांड में आता है बी, बी के नीचे आता है सी, सी के नीचे आता है डी सेल्स डिपार्टमेंट में। इधर आते हैं ई, एफ और जी। तो अगर अभी डी को कोई, यहाँ पे डी सबऑर्डिनेट है, अगर इसे कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो डायरेक्टली जाके वो ए से नहीं कर सकता, वो सी से करेगा, फिर सी इस बात को बी तक पहुंचाएगा, फिर बी से बात कहां तक पहुंचेगी, ए तक। सिमिलरली अगर जी को कोई बात करनी है तो डायरेक्टली ए तक नहीं जा सकता, जी को ये बात अपने सुपीरियर को मतलब एफ को बतानी होगी, फिर एफ ई को बताएगा, फिर ई से ये ए को जाएगी। तो यहां पर बेसिकली ये माना जाता है बेटा कि जो सबऑर्डिनेट है, जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ किससे बात कर सकता है, अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात कर सकता है, जो लेवल पे जस्ट उनके ऊपर आते हैं उन्हीं से बात की जा सकती है, ये स्केलर चेन कहता है। आई होप आपको स्केलर चेन समझ आया होगा और इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। आप सिर्फ अपने सुपीरियर पर्सन से बात कर सकते हैं, डी सिर्फ सी से कर सकता है, सी बी से कर सकता है, बी ए से, इधर जी एफ से, एफ ई से, ई ए से। हाउएवर ये कहा गया है कि कल को अगर कोई अर्जेंसी का मैटर हो तो दो सेम लेवल के पर्सन, दो सेम लेवल के पर्सन, जैसे डी और जी सेम लेवल पे हैं, ई सी और एफ सेम लेवल पे हैं, बी और ई सेम लेवल पे हैं, ये सेम लेवल के पर्सन जो हैं ये अर्जेंसी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अर्जेंसी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन इनके बीच होगा अर्जेंसी में सेम लेवल के लोगों के बीच का, इसे टर्म दिया जाएगा गैंग प्लैंक। अलग से भी पूछता है गैंग प्लैंक क्या है, GANG, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मतलब होता है अर्जेंसी की सिचुएशन में दो सेम लेवल के पीपल्स या पर्सन आपस में बातचीत कर सकते हैं, इसे गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो आपको ये समझना होगा स्केलर चेन क्या है, लाइन ऑफ अथॉरिटी है। ये सुपीरियर चेन है जो हाईएस्ट से लोवेस्ट जाती है, ए से शुरू होकर डी तक, ए से शुरू होकर जी तक। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन की चेन है जहां पर एक सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर से क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन रख सकता है। हाउएवर अगर अर्जेंसी होगी तो सेम लेवल के लोग भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसे गैंग प्लैंक बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, कंसेप्ट समझ आ गया होगा स्केलर चेन का। स्केलर चेन के बाद जो अगला प्रिंसिपल आता है उसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वन ग्रुप वन प्लान। दूसरे भाषा में अगर बोलूं तो ग्रुप शुड मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। एग्जाम्पल, एक क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट हैं। अब मैंने यह प्रपोज करी एक पिकनिक कि 60 स्टूडेंट के ग्रुप को जमशेद सर जो हैं वो पिकनिक पर लेकर जाएंगे, और मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है कि आप वेन्यू डिसाइड करो कहां जाना है। तो ये 60 स्टूडेंट क्या होंगे, खुद ही में कंफ्यूज होते होंगे। 10 बोलेंगे कि हमको गोवा जाना है भाई, 10 बोलेंगे अरे गोवा बेकार है हमको शिमला जाना है, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि मम्मी पापा जो है अलाउ नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मम्मी पापा नॉट अलाउ। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप कहीं भी नहीं जा पाओगे क्योंकि ग्रुप की सोच ही नहीं मिल पा रही है, सब अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट थिंग ये होनी चाहिए कि अगर जेके सर ने, जेके सर मतलब मैं,
अगर मैंने पिकनिक प्रपोज करी है तो पिकनिक का वेन्यू मैं ही डिसाइड कर दूं, ठीक है। लाइक मैं बोलता हूं हम सब फन सिटी जाएंगे। अब ये 60 स्टूडेंट है, इनको ये बात पता लग गई है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, सबको फन सिटी जाना है, तो जिसको जाना होगा वो जाएगा और जिसको नहीं जाना होगा मम्मी पापा मना कर दिए तो नहीं जाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही बोलता है कि अगर एक ग्रुप है तो उसको एक ही जगह लीड करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल समझ आया होगा और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको किसी प्रकार का भाई साहब कोई भी डाउट नहीं आया होगा। तो अगर आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का रूल फॉलो किया तो जैसे कि मैंने बोला इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, फायदा होगा। फायदा क्या होगा? गोल अचीव हो जाएगा क्योंकि सब लोग एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अचीवमेंट ऑफ कौन सा गोल, पर्सनल की ऑर्गेनाइजेशनल? जवाब है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। दूसरी बात, एफर्ट आर मेड इन वन डायरेक्शन। जो भी मेहनत है कहां हो रही है? एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही दिशा में क्या हो रहे होंगे? लोग आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो भाई क्या होगा? कंसीक्वेंस होगा, गलत नतीजा होगा। अरे रेड और पर्पल कैसे हो गया? कंसीक्वेंस होगा। क्या कंसीक्वेंस होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी? डिफिकल्टी इन अचीविंग गोल। आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई सबकी सोच क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है। बार बार बोल रहा हूं पॉजिटिव इफेक्ट को पढ़ दो, जस्ट उसका अपोजिट क्या करना? कंसीक्वेंस लिख देना, ठीक है। तो आपको क्या होगा? इसको करने में आसानी हो जाएगी। भाई इसके बाद अगला प्रिंसिपल क्या है? तो अगला प्रिंसिपल जो होता है रेम्यूनरेशन की बात करता है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है फेयर रिवॉर्ड। रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल बोलता है रिवॉर्ड एज पर परफॉर्मेंस। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसका पैसा मिलना चाहिए। एक एम्प्लॉय अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ताकि उसको क्या हो? पैसे मिले, अच्छी सैलरी मिले। अगर उसको आप गुड रेन्यूमरेशन या गुड सैलरी दोगे तो उसको आएगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और जब आएगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो सीधी सी बात है आपके यहाँ से काम छोड़कर वो जाएगा ही क्यों? वो तो आप ही के यहाँ काम करेगा ना, है ना। तो अगर क्या होता है आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे? एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ेगा। भाई अच्छी सैलरी मिलेगी तो आपको छोड़कर क्यों जाएगा? वो तो अपना ही समझ के काम करेगा ना। एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ेगा। दूसरा, डिवोशन बढ़ेगा, वो आपको मान देगा भगवान और आप ही के लिए काम करेगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो सीधी सी बात है क्या होने वाले हैं? कंसीक्वेंस होने वाले हैं, गलत नतीजे आएंगे। भाई साहब क्या गलत नतीजे आएंगे? तो सबसे पहला इंक्रीज इन टर्नओवर। अब यहाँ पे खुश मत हो जाना, सेल्स मत समझ लेना। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब होता है जॉब लीविंग। आप क्या सो लोग नौकरी छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि आप तो पैसा देते ही नहीं हो। दूसरा, डीमोटिवेशन आ जाएगा। भाई पैसा देने से मोटिवेशन आ रहा था तो पैसा नहीं दोगे तो क्या आएगा? डीमोटिवेशन आ जाएगा, डीमोटिवेशन आ जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया कौन सा प्रिंसिपल? रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको मैं दूसरे भाषा में त्याग भी कह सकता हूं या मैं इसे सैक्रिफाइस भी कह सकता हूं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ये बोलता है कि इंटरेस्ट of organization is superior। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सुपीरियर है एंड एवरी पर्सन एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था ये या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, must subordinate his personal interest in front of organization interest।
कभी भी याद रखो, जहां पर कंपैरिजन हो जाए कि आपका पर्सनल फायदा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कराना, खुद के फायदे इंटरेस्ट को पीछे रख देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फैक्ट्री में मैनेजर हूं, फैक्ट्री को चाहिए अभी रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। सी जो है मेरा भाई है। ए से रॉ मटेरियल 1 करोड़ में मिल जा रहा है, बी से रॉ मटेरियल 1 करोड़ 10 लाख में मिल जा रहा है, और सी जो है सेम रॉ मटेरियल को 2 करोड़ रुपए में दे रहा है। तो ऐसे देखा जाए सी मेरा भाई है, मुझे इससे उठाना चाहिए, इससे मेरा पर्सनल फायदा होगा। लेकिन आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि रिलेटिवली क्या महंगा दे रहा है। तो मुझे किससे रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए? जो सबसे कम रेट में दे रहा हूं, मतलब ए से। तो यहां पर मैंने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया। मैंने अपने भाई को ना देखकर रॉ मटेरियल उससे खरीदा जो सबसे सही रेट पे, रीजनेबल रेट पर हमें दे रहा था। ये सबऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल होता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी ना, हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। अगला प्रिंसिपल जो होता है वो इक्विटी का होता है। बेटा इक्विटी का मतलब इक्वालिटी भी कह सकते हैं आप, इक्वालिटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि देयर शुड बी काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि द एफर्ट्स शुड बी रिवॉर्डेड, एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना चाहिए। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। एक लेवल पर 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक का नाम अजय है, दूसरे का नाम विजय है, दोनों सेम लेवल पे हैं। परफॉर्मेंस वाइज अजय बहुत डिसिप्लिन्ड है और इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, अजय की परफॉर्मेंस बेटर है। और विजय जो है वो लेस परफॉर्म करता है, इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। जब एनुअल अप्रेजल की बारी आई, प्रमोशन की बारी आई, एनुअल अप्रेजल की बारी आई, तो हुआ क्या, विजय गॉट प्रमोटेड। तो अब सारे लोग ये सवाल करने लग गए कि भाई अजय की परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है पर विजय कैसे प्रमोट हो गया। तो बाद में पता लगा विजय इज रिलेटिव ऑफ वन ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जो कंपनी को बनाया है उससे विजय जुड़ा हुआ था, उसका रिश्तेदार है, करके विजय को प्रमोशन मिला। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, इक्विटी का प्रिंसिपल। यहाँ पर भाई होना क्या था कि रिवॉर्ड जो है किसको मिलना चाहिए था, अजय को, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बेटर थी, पर मिल किसको गया, विजय को। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदारी में आता था प्रमोटर की। तो यहाँ पर क्लियरली इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज का क्या होगा, नुकसान होगा ही होगा। तो भाई हमें क्या करना है, सबको फेयरली ट्रीट करना है। यदि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो जैसा कि मैंने बोला इसका क्या आने वाला है, पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। क्या इफेक्ट आएगा, एम्प्लॉय को लगेगा हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको आगे बढ़ाया जाता है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आएगी। दूसरी बात, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, उसको लगेगा मैं जितनी मेहनत करूं कोई भेदभाव तो है नहीं, तो मैं जितना मेहनत करूंगा आगे बढ़ूंगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होंगे कंसीक्वेंस, क्या करना है अपने को, जस्ट अपोजिट कर देना है। कंसीक्वेंस क्या, कंसीक्वेंस होंगे तो सबसे पहले एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन होगा, एम्प्लॉय में नाराजगी होगी, वो बोलेगा यार मैं इतनी पे मेहनत करूं लेकिन जो चापलूसी करता है, जो जुड़ा हुआ है बड़े लोगों से, उसको प्रमोशन मिल जाता है। दूसरी चीज जो होगी वो होगा कि एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड रहेंगे और रिलेशन खराब होंगे, तो एक अनहेल्दी रिलेशन हो जाएगा किसके बीच, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच। क्यों अनहेल्दी हो रहा है, क्योंकि भाई सुपीरियर क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है।
तो इक्विटी का प्रिंसिपल यही बोलता है कि सबको बराबर ट्रीट करो। इक्विटी के बाद आता है एस्पिरिट डी कॉर्प। एस्पिरिट डी कॉर्प जो है वो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन की बात करता है। एस्पिरिट डी कॉर्प एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, मतलब दूसरे भाषा में कहें तो एकता की भावना। एकता नॉट अ पर्सन, एकता का मतलब क्या हो गया, एकता का मतलब यूनिटी हो गया। तो क्या कहता है एस्पिरिट डी कॉर्प कि सब लोगों को क्या रहना है, एक रहकर काम करना है। तो एस्पिरिट डी कॉर्प किसकी बात करता है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन की बात करता है, एकता की भावना की बात करता है। यह प्रिंसिपल कहता है मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना चाहिए। मैनेजमेंट शुड एनकरेज टीम स्पिरिट। देखना बीच बीच में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिकेट मैचेस और अलग अलग गेम्स कराए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी जो है वो बढ़ाई जा सके। जब एकता रहेगी, मिलकर लोग काम करेंगे तभी बेहतर काम होगा, अदरवाइज कैसे होगा। हमेशा याद रखना आई शुड बी रिप्लेस्ड। आई को हमेशा रिप्लेस करना होता है किससे, वी से। हम जब कहोगे तभी चीजें हो पाएगी, मैं कहने से चीजें नहीं होती हैं। ये अपने जीवन के लिए भी बेटा याद रखना। तो अगर तुमने एस्पिरिट डी कॉर्प का प्रिंसिपल फॉलो किया तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा, मुद्दे की बात यही है, हमको तो यही ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगा। दूसरी चीज क्या होगी, ग्रुप गोल अचीव होंगे, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, ग्रुप के गोल अचीव होंगे। अच्छा, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करे तो क्या होगा, तो वही कंसीक्वेंस आ जाते हैं। सबसे पहला कंसीक्वेंस क्या, अगर टीम स्पिरिट नहीं रहेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा। भाई अलग अलग रहोगे तो बोझ सबके ऊपर पड़ेगा ना। दूसरा ये है गोल में नॉट भी अचीव। चक दे इंडिया मूवी देख लो, उसमें दो रहता है ना, एक चौटाला रहती है और एक दूसरी रहती है, क्या नाम रहता है मैं भूल गया। दोनों कोऑपरेट नहीं करते तो नुकसान तो पूरी टीम को होता है ना। यह एस्पिरिट डी कॉर्प है जो एकता की भावना की बात करता है। डन आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो होते हैं वो यूज ऑफ पावर को दर्शाते हैं बेटा। शक्ति का इस्तेमाल जो होता है वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। कहने का मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यूज ऑफ पावर को बताता है। जब हम ये कहते हैं कि पावर जो है टॉप लेवल के पास ही बस होगी, वो जो कहेगा सबको करना पड़ेगा, तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, टॉप लेवल के पास ही सारी अथॉरिटी का होना सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और जब आप बात करते हो डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट वेरियस लेवल्स। एकदम आसान से एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर हम देशों की बात करें, कंट्रीज की बात करें, तो एक देश है नॉर्थ कोरिया, वहां एक राजा है जिसका नाम है किंग जोंग उन। वो जो बोलेंगे सबको वही करना है, तो ये दर्शाता है कि वहां पे सेंट्रलाइजेशन है। और एक हमारा देश है भारत, प्यारा भारत, इंडिया। यहाँ पर क्या होता है, हर लेवल पे अथॉरिटी बटी हुई है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो जब एक अथॉरिटी एक पर्सन के पास या एक लेवल पे रहे तो सेंट्रलाइजेशन है, और बट जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन भी समझ आया होगा, डिसेंट्रलाइजेशन भी समझ आ गया होगा, दिक्कत नहीं गई होगी। अब इसके बाद जो अगला प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और ये आज की डेट में तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है बैलेंस पीरियड ऑफ जॉब। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन जॉब पीरियड ऑफ एम्प्लॉइज।
job period of employees, and there should not be frequent terminations and transfers. अक्सर क्या होता है जब एक इंसान, देखो सरकारी नौकरी को तो छोड़ दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता है तो हमेशा उसके मन में एक फियर होता है कि कभी भी उसे जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा या उसे ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे वो अपना लाइवलीहुड नहीं चला पाएगा। हमेशा ये डर बना रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आजकल क्या करती हैं, सर्विस अग्रीमेंट साइन करवाती हैं, जिसको बॉन्ड भी बोला जाता है। इसमें टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है, लाइक 5 इयर्स का एग्जांपल दे देते हैं। अब अगर एम्प्लॉय ने इसको साइन कर दिया तो ये पक्का है कि इन 5 सालों तक जब तक तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो जाए इस पर्सन को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहलाता है। अगर ऐसा एग्रीमेंट ना बने तो हमेशा एक डर रहेगा उस एम्प्लॉय में कि आज तो नौकरी है, क्या पता शायद कल को ये नौकरी ना रहे। तो अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो इसके अपने पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, इसके अपने पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट देखो हर जगह एक तो पक्का मिलता ही है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, आपके मन का डर खत्म हो जाएगा। दूसरा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। किसका टाइम? ऑर्गेनाइजेशन का टाइम। बार बार लोगों को निकालोगे तो नए लोग आएंगे, उनको काम सीखने में समय लगेगा ना। अब इसका जॉब स्टेबल है इस पर्सन का, तो यही भीड़ के आपके लिए अच्छे से काम करेगा, है ना। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करे तो जस्ट अपोजिट कर दो, कंसीक्वेंस कर दो। क्या कंसीक्वेंस होगा? एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेगा, एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन आएगी और ज्यादा एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ेंगे, आप भगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। देन अगला, इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको मैं क्वेश्चंस की, तो आप इसको एकदम अच्छे से कर दो। नेक्स्ट इसके बाद भाई साहब हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है ऑर्डर का प्रिंसिपल। ऑर्डर का मतलब पहले तो ये समझ लो कमांड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, इट डज नॉट मीन्स कमांड। पहले तो ये समझ लो आदेश नहीं है ऑर्डर का मतलब। यहां पे ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट, orderly arrangement of men and material that there is fixed place for everything। हर चीज की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ऑर्डरली अरेंज होना चाहिए। अगर आपका कैबिन है तो आपको अपने कैबिन में ही बैठना है। देखो एग्जांपल इसका दे देते हैं, पेन हमेशा कहाँ होनी चाहिए ऑर्डर के प्रिंसिपल के हिसाब से? पेन होल्डर में। फाइल कहाँ होनी चाहिए? फाइल बॉक्स में। एम्प्लॉय को इधर उधर नहीं घूमते रहना है, उसे जो कैबिन अलॉट किया गया उसे कहाँ रहना है? कैबिन में रहना है। तो जब चीजें अरेंज रहेगी, लोग अरेंज रहेंगे, तो जब समय आएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी या वो पर्सन क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। ये ऑर्डर का प्रिंसिपल है, हर चीज जमी जमाई रहनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर मिल जाए। घरों में ही होता है ना, जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो तभी नहीं मिलती। अब मेरे को कहीं जाना है, मास्क ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, बेटर है मास्क के लिए एक रैकेट बना दूं या एक बॉक्स बना दूं, उसी में रखूं ताकि जब जरूरत पड़े वहां से मिल जाए। अब आखिरी प्रिंसिपल ऑर्डर के बाद जो आता है, सर इसका आपने पॉजिटिव इफेक्ट और कंसीक्वेंस नहीं बताया। तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब इतना समझ गए हो तो कुछ तो खुद से भी करो, इसको लिख के देख लो। अब आती है इनिशिएटिव की बारी। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। इनिशिएटिव का जो रूल है, फेवल का प्रिंसिपल है, वो फोकस करता है सेल्फ मोटिवेशन पे। ये प्रिंसिपल इनिशिएटिव का बेसिकली ये कहता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको क्या होता है? अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किस बात की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? टू टेक सम इनिशिएटिव, खुद से आगे बढ़ें, टू टेक सम इनिशिएटिव। नॉर्मली होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के चलने का पैटर्न क्या होता है? एक मैनेजर है,
मैनेजर ने जो बोला सब लोग को ब्लाइंडली क्या करना है, उस चीज को फॉलो करना है। और कहीं अगर मैनेजर गलत हो गया तो सबका इससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अभी भी डिसीजन मैनेजर दे, वो आगे बढ़े, पर ये जो एम्प्लॉइज है उन्हें ब्लाइंडली फॉलो ना करके ये भी अपना एक इनिशिएटिव दें, अपना सजेशन दें, अपना फीडबैक दें, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की जो हो वो बढ़ सके। ये है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आई होप आपको इनिशिएटिव का प्रिंसिपल समझ आया होगा और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। तो यहां पर मैंने आपको 14 प्रिंसिपल्स पूरे समझा दिए हैं। आपको क्या करना है, इसको थरोली पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है, और यदि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए कि सर ये चीज हमें नहीं समझ आई। अब अगले वीडियो में मैं आपको FW टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।